Hello and welcome to our program. Please join me in welcoming on our show today financial literacy expert Varun Malhotra. Varun, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. I think today, since we are going to talk about financial literacy, let's have a related quote of the day, and this is by Warren Buffett. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. I think words that really hold a lot of meaning for all of us in our lives, but particularly for our program today, because we are going to walk with Varun, who's going to help us plant many trees so that generations beyond us can live in the shade. Varun, ये financial literacy क्या होती है? So basically, we in fact call it as mission financial literacy. Now, financial literacy is a very broad term. I mean, it can start from very simple question as कि हम PPF में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, या मैं टैक्स सेविंग कहाँ करूँ, या पोस्ट ऑफिस स्कीम, या मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में what portion of debt and equity should be in my portfolio. Now when I say debt, rock solid as bank, and when I say equity, something which can give you higher return but still can be very volatile. Risk factor high. Yeah. हाँ जी. So उसको कैसे मैनेज करें, वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक अगला स्टेप होगा, मेन स्टेप. Right. So traditionally, you know, Indians हम लोग we believe के small savings, बैंक में हम छोटी छोटी savings करते रहते हैं, जो सैलरी से पैसा बचता था, पुरानी generations उनको हम सेविंग अकाउंट में डालते थे. पहले तो घरों में रखते थे, अब सेविंग अकाउंट में डालते हैं, बट वहाँ रेट ऑफ रिटर्न बहुत लो आता है. तो आजकल बाहर जो एवेन्यूज़ हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या आपका पैसा आपके लिए कमा सकता है? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट हम उसको बोलते हैं पैसिव इनकम. आपने स्टार्ट ही वॉरेन बफेट से किया था, तो ही ऑलवेज सेज देयर शुड बी टू सोर्सेज ऑफ इनकम, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम. ना एक्टिव इनकम का रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई होता है. जैसे कि मैं आज काम करने जाऊं और मैंने 1 घंटा कहीं लेक्चर दिया, उसके बदले मुझे पैसे मिल गए, तो दैट इज एक्टिव इनकम. द रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई, बट इट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्केलेबिलिटी. उसको स्केल नहीं किया जा सकता. जबकि पैसिव इनकम का प्रॉब्लम यह है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न चाहे कम हो, लेकिन उसको स्केल बहुत ज़्यादा किया जा सकता है. जैसे वॉरेन बफेट के केस में ऐसा जोक कहा जाता है कि उसके $70 बिलियन हैं, अगर $100 का नोट उसके पॉकेट से गिर जाए तो ही शुड नॉट वेस्ट टाइम इन पिकिंग इट अप, क्योंकि जब तक वो $100 का नोट पॉकेट में डालेंगे, $70 बिलियन पे 4% कंपाउंडेड $100 हर सेकेंड ही ऐड हो जाएंगे. तो इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम. और इन्वेस्टमेंट हमेशा पैसिव ही होना चाहिए. आपको फोकस हमेशा एक्टिव इनकम पे करना चाहिए, और आपकी एक्टिव इनकम से आप जितना भी कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करते रह के पैसिव इनकम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए. और धीरे धीरे वो पैसिव इनकम इतनी बड़ी हो जाती है कि आपकी एक्टिव इनकम इनसिग्निफिकेंट हो जाती है. तो वही पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम हमको ढूंढने हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट जो है वो सबसे ऊपर आ जाता है. बट स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम ये है कि देर आर नंबर ऑफ रीजंस कि हम एज इंडियंस स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते. देर हैव बीन सम बिग स्कैम्स जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट को अवॉइड करते हैं. दूसरा, हमको ऐसा लगता है कि उसमें नॉलेज रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होता है और स्किल रिक्वायर्ड या फिर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इक्विटी एज ए एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो यू आर डूइंग अ सीरियस डैमेज टू योर फाइनेंशियल फ्यूचर. तो सबको समझना पड़ेगा कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास को हम यूज़ कैसे करें. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हम उसको कैसे यूज़ करें, ठीक तरीके से यूज़ करें. राइट. सो जब हम सोचते हैं कि हमें सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, हमेशा ये दुविधा रहती है, तो व्हाट इज़ द बैलेंस बिटवीन आज मैं खुल के जीऊँ या कल एक सिक्योर एज हो मेरे पास, तो इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? एब्सोल्युटली. तो हम जनरली फॉर्मूला ऐसा सेट करते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है. तो जैसे वॉरेन बफेट हमेशा बोलेगा, डोंट डिले हैप्पीनेस. आई मीन देयर इज नो रीजन कि मैं 60 साल में कुछ हो जाएगा और मैं एंजॉय करूंगा. बट आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं जो लाइफ में करना चाहता हूं, मेरा एम क्या है. जैसे ही कीप्स ऑन सेइंग हैप्पीनेस कैन नेवर बी बॉट बाय मनी. तो हैप्पीनेस इज योर वर्क. तो पहले तो ऐसा काम चूज करिए जिससे आपको खुशी मिले, तो शायद हैप्पीनेस ढूंढने की जरूरत ना पड़े जो पैसे से ढूंढने की कोशिश करते हैं. बट फिर भी अगर आपको वो हैप्पीनेस चाहिए, मतलब आज का खर्चा करना है और प्लानिंग करनी है, तो हमें ये समझना चाहिए, कुछ कैलकुलेशंस करनी चाहिए कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें हर महीने कितना पैसा चाहिए होगा. तो उसके हिसाब से हमें 60 की एज तक कितना पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए. उसके लिए आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा करके हमें इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए. एंड वंस यू आर श्योर कि आप अपने गोल पे अचीव कर लेंगे, तब आप अपने पैसे से जो चीज़ जिसको आप हैप्पीनेस बोलते हैं, गाड़ी खरीदना, कुछ खरीदना, वो कर सकते हैं. बट लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए 2 तरीके की चीज़ें चाहिए, हेल्थ की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो कुछ भी हैप्पीनेस पाने से पहले इन दोनों चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए. जब ये गोल्स पूरे हो जाएं, तब हम हैप्पीनेस की दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं. पर कभी कभी ये भी लगता है ना कि अभी तो आई एम वेरी यंग, क्या ज़रूरत है.
कभी कभी ये भी लगता है माय गॉड इतनी उम्र बीत गई, आई एम टू ओल्ड, अब मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? तो कोई एज होती है? राइट, तो आई थिंक हमेशा ये होता है, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी अर्ली इन लाइफ एंड माय फादर कीप्स ऑन सेइंग वरुण इज वेरी लकी बिकॉज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली इन लाइफ। और मैंने शायद 17 साल की एज में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था, बट मैं फिर भी अपने फादर को बोलता हूँ पापा आई वाज 17 ईयर्स लेट। अभी कंपाउंडिंग का जादू कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हम वॉरेन बफेट की बात कर रहे हैं, तो आई एम अ ह्यूज फॉलोअर ऑफ वॉरेन बफेट टू एन एक्सटेंट दैट एवरी टाइम आई स्टार्ट अ सेमिनार आई मेक अ स्टेटमेंट दैट बफेट एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इज ट्रिब्यूट टू वॉरेन बफेट। अब उसमें हमको समझना चाहिए कि वो कंपाउंडिंग की बात क्या कर रहा है। तो जितना आप जल्दी स्टार्ट करें, गोल अचीव करना उतना ही ईजी हो जाता है। जैसे टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो जब मैं लोगों के पास जाता हूँ और उनसे पूछता था, बचपन में पूछता था कि आपको पता है आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो खर्चा कितना होगा आपकी उसकी पढ़ाई के लिए, तो वो पूछते थे कितना, तो मैं उनसे पूछता था अगर वो आज पढ़ने जाएगा तो कहाँ पढ़ने जाएगा, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे वुड से हार्वर्ड। तो हमने हिसाब लगाया कि आज अगर हार्वर्ड में पढ़ने जाएगा तो उसका खर्चा करीब 50 लाख का है। देन वी कैलकुलेटेड इफ इन्फ्लेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय 6% फॉर 30 ईयर्स, क्योंकि जब तक वो हार्वर्ड जाएगा तो उसको वर्क एक्स भी चाहिए, तो 21 साल तक वो अंडर ग्रेजुएशन करेगा, फिर 7-8 साल का वर्क एक्स लेके 30 की एज में वो शायद MBA करने जाएगा। तो हमने हिसाब लगाया कि अगर ये 50 लाख का MBA आज है और ये 6% से बढ़ते रहता है फॉर 30 ईयर्स, बाय द टाइम द किड विल बी 30, यह खर्चा करीब करीब 2.8 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो मुझे जब भी मैं नंबर किसी को बताता था तो मुझे लगता था अगला क्वेश्चन वो मेरे को पूछेंगे अच्छा बता कैसे इकट्ठा करना है, बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन ये होता था चल बाद में बात करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू डिले इट। और मुझे ये समझ नहीं पड़ता था कि लोग डिले क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो अगला 5 मिनट मेरे को देते तो मैं बहुत आराम से उनको समझाने की कोशिश कर सकता था। क्योंकि वो सपना लगता है ना, तो वो सपना ही छोड़ देते हैं। एब्सोल्युटली। अब हमको ये समझना है कि हम ये कैसे अचीव करें, तो इसमें हमें अलग अलग तरीके सोचने पड़ेंगे कि क्या हम आज कितना पैसा बैंक में रख दें ताकि ये अपने आप ही उतना अमाउंट क्रिएट हो जाए। तो अभी हमको ये हिसाब लगाने हैं कि वो नंबर्स क्या होते हैं। अभी इसमें हमको इक्विटी की मदद लेनी पड़ेगी, इक्विटी इन द सेंस स्टॉक मार्केट। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कैसे करें ये एक क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम बार बार आम लोगों को ये समझाते हैं कि अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टिंग में नहीं आता तो सबसे सिंपल तरीका इन्वेस्ट करने का होता है इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। जैसे कि हमारे इधर 2 मेजर इंडेक्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक, 2 मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। Sensex is made up of top 30 companies based on market capitalization. Nifty is made up of top 50 companies. अब ये कंपनीज 1980 में कोई और थी, आज कोई और है। 1980 में ये बॉम्बे डाइंग थी, ओसवाल केमिकल्स थी, DCM श्रीराम थी, और आज ये कंपनी सारी बदल गई हैं। इनको ब्लू चिप बोलते हैं, इनको ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, द लार्ज कैप स्टॉक्स। अगर आपने 19 जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ करीब 1980 में, ये 100 पॉइंट्स पे स्टार्ट हुआ था, और आज जो सेंसेक्स है वो करीब 28,000 चल रहा है। मतलब अगर किसी को भी 280 टाइम्स पैसा कमाना था लास्ट 36-37 ईयर्स में, तो ऑल ही हैड टू डू वाज इन्वेस्ट समथिंग इन सेंसेक्स इन 1980 एंड स्टिल होल्ड, और वो 280 गुना बढ़ चुका होता। 280 गुना बढ़ने का मतलब है इसका CAGR विच इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सालाना एनुअल ग्रोथ रेट जो होता वो करीब करीब 17% होता, प्लस डिविडेंड इनकम। मजे की बात इसमें यह है कि ये 200 गुना हो भी जाता, इसके लिए कोई काम नहीं करना था, इसके लिए कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं थी, कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं थी, और इतना जितना भी पैसा बना इस पे कोई टैक्स नहीं होता क्योंकि 1 साल से ऊपर होता। इसके अलावा हमें डिविडेंड इनकम अलग मिली होती। तो ये 17% CAGR प्लस डिविडेंड इनकम है। नाउ अज्यूमिंग, अब लोगों का अगला क्वेश्चन ये होता है कि 17% तो मिल गया, आगे भी 17% मिलता रहेगा, उसकी क्या गारंटी है? तो हमको ये समझना है, आज अगर हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हम 7% पे 8% पे जमा कर रहे हैं, तो एक तरीके से बैंक हमसे 8% पे पैसा बोरो कर रहा है। इट विल फर्दर लेंड इट आउट टू इंडस्ट्रीज एट 10, 11, 12%। इंडस्ट्रीज व्हेन दे बोरो मनी एट 10, 11, 12%, मतलब ये टॉप 30 कंपनीज, तो इनका रेट ऑफ रिटर्न इस 8-10% से बहुत ज्यादा होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा है वो सुरक्षित नहीं है। तो अगर पूरी इंडस्ट्री बैंक से पैसा लेती है तो पूरी इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक की बोरोइंग रेट से ज्यादा होना चाहिए। उसमें कोई बैंकरप्ट भी हो सकती है कंपनीज, कोई आगे बहुत आगे जा सकती हैं, और ये हमको पता करने की जरूरत नहीं है कौन सी आगे जाएंगी कौन सी नहीं, क्योंकि आप सिर्फ निफ्टी में ही निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन दो कंपनीज चेंज होते रहेंगी ना। अज्यूमिंग वो 17% रिटर्न है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है समझना कि आज जब बच्चा पैदा हुआ तो आज हम वन टाइम कितना इन्वेस्ट कर दें कि वो अपने आप ही कुछ सालों बाद अपने आप ये अमाउंट जो है वो करीब करीब 2.8 करोड़ बन जाए। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो नंबर कुछ ऐसा है कि अगर आज हम 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें
वन टाइम एट अ रेट ऑफ 17-18%, ये अपने आप ही पैसा, इनफैक्ट 15%, 15% पे अगर हम 4.5 लाख को इन्वेस्ट कर दें तो ये अपने आप ही 2.8 करोड़ बन जाएगा। मतलब बच्चा पैदा होते ही कितना इन्वेस्ट करना था हमको? सिर्फ 4.5 लाख रुपए। और ये अगर आप 17% कंपाउंड लेके चले तो आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की आज जरूरत थी। 2.5 लाख वन टाइम इन्वेस्ट करते, 17% कंपाउंडेड अपना बन जाता। तो पैसा अपने आप अपने को कमाता। जी। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जब बच्चा पैदा हुआ हम 2-2.5 हजार रुपए की एक सिप चालू कर देते, विच इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने हम 2.5 हजार निफ्टी में डालते रहते, ये करीब करीब अगर 17% रिटर्न, 18% रिटर्न देता तो हम अपना गोल शायद अचीव हो जाता। तो इतना सिंपल होता है इफ यू स्टार्ट अर्ली। और अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग का जादू चालू नहीं होगा। तो आइंस्टाइन जैसे बार बार बोलते थे, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, वन हु डजंट पेज इट। इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा। सो जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं वरुण और सोचते हैं कि इट विल ग्रो, आई थिंक इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे में स्टेइंग पावर कितनी है, क्योंकि इन्वेस्ट करना, फिर निकालना, फिर री इन्वेस्ट करना, इसमें तो वी लूज अ लॉट। तो इट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली। सो हम हमेशा बोलते हैं द स्किल रिक्वायर्ड इज जीरो ओनली इन द लॉन्ग टर्म। सिमिलरली हम ऐसा भी बहुत बार बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट्स। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगता है जब हमने बोला इम्पॉसिबल टू लूज मनी। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर सेंसेक्स 100 पे चालू हुआ और आज 28,000 पे है, आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया होता, आज आप ऊपर ही होते, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, द नेक्स्ट जनरेशन इज कंज्यूमिंग मोर, तो जीडीपी का साइज बढ़ते जा रहा है और सेंसेक्स और निफ्टी जीडीपी का ही रिफ्लेक्शन है, तो वो साइज भी अपने आप बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम तभी आती है क्योंकि लोग हमको पूछते हैं वरुण क्या इतना सिंपल था कि बस खरीदना था और छोड़ना था? तो हम बोलते हैं सर इतना ही सिंपल था। वो बोलते हैं कुछ तो कैच होगा, एंड द कैच इज कि 1980 में 100 पे खरीदना था और अपने आप से वादा करना था कि मैं इतने टाइम कहीं पर भी टीवी नहीं लगाऊंगा, इसलिए कुछ नहीं आता तो बस निफ्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। तो 36 साल आपको वो अवॉइड करना था। द प्रॉब्लम विद इन्वेस्टिंग इज लोग रोज रोज देख के वोलेटिलिटी से बहुत प्रभावित होते हैं या उनको इफेक्ट करता है। आपने कहा कि द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर, but it's never too late, right? Because money तो जमा हो रहा है एकदम। तो कैसे बैलेंस करें कि इतना मैं हाई रिस्क में डालूं या इतना मैं लो रिस्क में डालूं, क्योंकि दोनों का संतुलन तो चाहिए। हाँ, तो जनरली अगर एकदम एक सिंपल सा तरीका बताना है तो कई लोग बोलते हैं 100 माइनस योर एज, तो उसके हिसाब से कितना इक्विटी कितना नहीं। बट आई थिंक टू कीप इट वेरी सिंपल, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो गोल्स आपके 10 साल 20 साल बाद दूर हैं वहां पे इक्विटी काफी सेफ होती है, बट जो गोल आपके 10 साल से अंडर है वहां पे इक्विटी बिल्कुल सेफ नहीं होती। तो स्टॉक मार्केट्स आर प्रॉफिटेबल ओनली बिकॉज दे आर अनसर्टेन। नाउ द प्रॉब्लम इज अनसर्टेनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है पैसा जीरो होने का रिस्क और एक होता है उतार चढ़ाव का रिस्क। अभी जब आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं इसमें जीरो होने का रिस्क नहीं है, क्योंकि निफ्टी में कोई ना कोई टॉप 50 कंपनीज तो रहेंगी ही रहेंगी, तो इसमें जीरो नहीं हो सकते, लेकिन उतार चढ़ाव का रिस्क रहेगा। तो सेंसेक्स जब 100 से 28,000 गया तो उसमें बहुत वोलेटिलिटी के बाद ऊपर गया, लेकिन हमको ये समझना है कि आगे भी आज जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, इसीलिए जो गोल 10-15 साल दूर हैं वो आपको इक्विटी के थ्रू कर लेने चाहिए, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इक्विटी में भी हमको समझना चाहिए रिस्क तब ज्यादा आता है जब आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा फंड ढूंढने की कोशिश करते हैं जो निफ्टी को बीट कर देगा। तो इसको बोलते हैं हर एक आदमी अपनी फेयर शेयर ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमाने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस में हम अधिकतर गड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें यह समझना है कि अगर इकोनॉमी 17% से बढ़ रही है और अगर कोई म्यूचुअल फंड या कोई कंपनी उसको बीट करती भी है तो कोई ना कोई लूजर होगा ही होगा। मतलब एक अगर कोई ज्यादा रिटर्न कमा रहा है तो कोई पीछे होगा। अभी उस चक्कर में कि ज्यादा कौन कमाने वाला है, कहीं ऐसा ना हो जाए आपके हाथ में वो आ जाए जो खत्म ही हो जाए। इसलिए बेटर ये है कि आप निफ्टी पे इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि निफ्टी का रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज इकोनॉमी का रिटर्न जितना मिलता ही रहेगा। और इतने सारे इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ बूमिंग बिजनेस, इतने सारे लालच भी होते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है वो इतना छोटा छोटा लिखा होता है, वो तो पढ़ने के लिए हम लोग तो ब्लाइंडली साइन करते हैं। तो रेड फ्लैग्स क्या होने चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए? कभी कभी लगता है ओ वी हैव गॉन विद द रॉन्ग एजेंट, वो बंदा बदली होता है, पॉलिसी इज द सेम, व्हाट डू वी डू? एब्सोल्युटली। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज आपको बस एक ही चीज हमेशा याद रखनी चाहिए जो हर डॉक्यूमेंट में बड़ी लिखी होती है, बाकी चीजें छोटी लिखी होती हैं, विच इज पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। आपको जो भी चीजें बेची जाती हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस में बेची जाती हैं, क्योंकि ऐसा रिटर्न हो गया इसलिए ऐसा मिलता रहेगा, और ये फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा सिन है। इनफैक्ट अभी 5 मिनट पहले जब मैंने बोला 100 से 28,000 हो गया, तो मैंने आपको क्या दिखाया? पास्ट परफॉर्मेंस, और मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा।
लेकिन मेरा पॉइंट उसमें यह था कि हम पास परफॉर्मेंस की वजह से बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री एज अ होल का रिटर्न बैंक के रिटर्न एज अ होल से ज्यादा होना चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 15 मिलेगा क्योंकि 15 मिला है, 17 मिलेगा। हमें हमेशा सोचना चाहिए इंडस्ट्री मतलब निफ्टी का रिटर्न हमेशा बैंक रेट से ज्यादा होगा। तो ये मैंने पास परफॉर्मेंस की वजह से नहीं कहा, ये दूसरे लॉजिक की वजह से कह रहा हूं। लेकिन अधिकतर प्रोडक्ट्स में जो मिस सेलिंग होती है वो आपको पास परफॉर्मेंस दिखा के की जाती है। कोई भी फंड दिखा के कि इसका रिटर्न लास्ट 10 साल में इतना अच्छा था और आप गड़बड़ कर देते हैं। और इसमें हमेशा याद रखना है कि रूल नंबर 1 प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं 2 ही रूल है इन्वेस्टिंग के। रूल नंबर 1 प्रोटेक्ट योर कैपिटल, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। अभी हमको ये याद रखना है कि कोई कितना भी अच्छा रिटर्न लेके क्यों ना आ जाए या कोई भी स्कीम लेके क्यों ना आ जाए, हमें अपना फेयर शेयर ऑफ रिटर्न ही चाहिए। और फेयर शेयर ऑफ रिटर्न का मतलब है इंडस्ट्री का रिटर्न, वहीं पे निफ्टी का पिक्चर आता है। राइट। सो जब हम अपने फेयर शेयर ऑफ रिटर्न की बात करते हैं और हमने बैलेंस कर लिया लाइफ के उतार चढ़ाव के लिए भी, तो कभी कभी लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, ऐसी चीज़ें, क्योंकि ट्रेडिशनली कुछ इन्वेस्टमेंट्स है प्रॉपर्टी में डाल लें। तो हाउ डज दिस बैलेंस आउट इन टर्म्स ऑफ क्या पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए या विच इज़ बेटर? एब्सोल्युटली। नाउ जब आप गोल्ड या हाउसिंग कोई भी एसेट की, इवन पेंटिंग फॉर दैट मैटर कोई खरीद रहे हो, हमेशा वैल्यूएशन का एक ही तरीका होता है, वो एसेट की अर्निंग पावर क्या है। जैसे आई बॉट माई फर्स्ट हाउस व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई मीन वी डिसाइडेड टू टेक अ लोन एंड वी बॉट अ हाउस, बट उस टाइम पे घर का प्राइस जो ईएमआई होती थी और हमारा रेंटल होता था उसके बीच में गैप बहुत कम होता था। जैसे रेंटल 30,000 है तो ईएमआई 40-45 हज़ार की होती थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, जैसे आप साउथ दिल्ली में जाएं तो घर 6 करोड़ का है, रेंटल सिर्फ 80,000 है। 6 करोड़ का घर लेने के लिए ईएमआई 6 लाख की है और वो 6 करोड़ रुपए अगर आपने बैंक में रख दिए होते तो उस पर 7% के हिसाब से इंटरेस्ट ही 42 लाख का आ जाता। लेकिन हम सब लोग इन्फ्लुएंस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस। वापस प्रॉब्लम ये है क्योंकि पास्ट में रिटर्न मिला है इसलिए आप सोचते रहते हैं आगे भी ऐसा रिटर्न मिलेगा। आपको समझना है कोई भी एसेट इंडस्ट्री के रिटर्न से ज्यादा एसेट कभी रिटर्न दे ही नहीं सकता। तो हमें गोल्ड के बारे में भी सोचना है। घर में तो फिर भी आपको रेंटल मिलता है जो आजकल साउथ दिल्ली में तो 2% 1.5% है आपकी हाउस के हिसाब से, हाउस की वैल्यू के हिसाब से। गोल्ड तो एकदम डेड एसेट है। इनफैक्ट इंडिया का प्रॉब्लम ये रहा है कि हम सब लोगों ने पैसा कमाया है और अपने पैसे को डेड करते गए हैं, चाहे घर खरीद के डेड किया है या गोल्ड खरीद के हमने पैसे को डेड कर दिया है। आज अगर आपने किसी बच्चे के बाजू में एक किलो का सोना रख दिया तो वो पूरी जिंदगी क्या प्रोड्यूस करेगा उसके लिए। तो इनको बोलते हैं प्रोडक्टिव एसेट्स एंड अनप्रोडक्टिव एसेट्स। तो गोल्ड इज अ अनप्रोडक्टिव एसेट, बट हमारा कल्चर ऐसा रहा है जिसने इन्वेस्ट किया है। आज हमारे हाउस होल्ड में $1 ट्रिलियन का गोल्ड पड़ा है। अगर ये $1 ट्रिलियन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया होता तो दिस वुड हैव बीन कंस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। एक होती है डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन, एक होती है कंस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। आई थिंक जब हम बहुत महंगे घर जिनका रेंटल कम या गोल्ड खरीदते हैं तो हम कंट्री के लिए डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन में जा रहे हैं और हमें कंस्ट्रक्टिव की तरफ पुश करना है। एंड आई एम श्योर a lot many lives will also be touched by this initiative. Thank you so much once again, Varun. Thank you so much.